नमस्कार गुणीजनों, मैं डॉक्टर आशा गुप्ता, स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं साहित्यकार, जनस्वेदपुर झारखंड से गृह स्वामिनी पत्रिका प्रदत्त अवसर पर कोरोना महामारी एवं मेडिकल साइंस से जुड़े कुछ विचारों और पहलुओं को आप सबों के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। मैं परम विदुषी दूरदर्शी संपादिका अर्पणा सिंह जी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। अर्पणा जी के समर्पण अथक प्रयास का प्रमाण गृह स्वामिनी पत्रिका क्षितिज की ऊंचाइयों पर पहुँचे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि विश्व के हर देश में कोरोना इन्फेक्शन ने तहलका मचा के रखा हुआ है। लाखों की संख्या में लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं और लाखों की मृत्यु हो जा रही है और यह दिल लहराने वाली स्थिति हो गई है। इसके साथ संसार की इकोनॉमी की क्षति हुई रही है। गरीबी आदि से भी लोग ग्रसित हो रहे हैं। अचानक आए इस महामारी के लिए मेडिकल साइंस बिल्कुल ही तैयार न था। यह मानव जीवन रक्षा के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड इन्फेक्शन से गले के खराश, खांसी, कमजोरी से शुरू हो रोगी के श्वास प्रणाली को भी ग्रसित करता है और इसके और भी नए लक्षण दिख रहे हैं, जिसमें स्वाद और महक की कमी देखी गई। इसकी संक्रमणता इतनी तीव्र है कि मानव को मानव से दूरी रखना, मास्क पहनना, हाथों की सफाई आदि का पालन करना अति आवश्यक हो गया है। WHO देश के स्वास्थ्य मंत्रालय डॉक्टरों के सलाह से संक्रमण की तीव्रता रोकने के लिए कोविड-19 के इन्फेक्शन के रोगियों के लिए अस्पताल तैयार करने के लिए आइसोलेशन की व्यवस्था करने के लिए हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को लॉकडाउन का नियम लागू करना पड़ा। जनता में भी संक्रमणता के प्रति जागरूकता करना अति आवश्यक था। इसलिए इन्फेक्टिव डिजीज और प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट के तहत अस्पतालों में इमरजेंसी सेवाएं छोड़ के बाकी सब सेवाएं स्थगित कर दी गईं। भारत के 130 करोड़ जनता के अनुपात में हम डॉक्टरों की संख्या काफ़ी कम है, परंतु इस समय बंद होने के बावजूद भी गर्भ और डिलीवरी की क्रिया की सेवाएं लगातार चालू रहीं और चल रही हैं। AICOG, द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ Obstetric and Gynae and FOGSI, Federation of Obstetric Gynae Society of India and All India Institute of Medical Sciences द्वारा गर्भवती के इलाज और प्रजनन के लिए नए एल्गोरिदम बनाए गए। इसी नियम पर आजकल कार्य हो रहे हैं। गर्भवती को अपनी सुरक्षा के लिए मास्क, हाथ की सफाई, सोशल डिस्टेंसिंग आदि नियमों का पालन करना आवश्यक है। घर में रहें, बाहर ना जाएं और यदि वो कार्य करने वाली स्त्री हैं तो घर पे रह के से ही काम करें। डिलीवरी के बाद माता अपने शिशु को दूध पिला सकती है क्योंकि वायरस दूध में नहीं आता है। यह सोचनीय स्थिति है कि इस कोरोना में लोगों की मानसिक स्थिति बदल रही है और लोग डिप्रेशन, एंग्जाइटी आदि मानसिक रोगों से भी ग्रसित हो रहे हैं। किसी में उग्रता बढ़ रही है तो किसी के व्यवहार बदल रहे हैं, तो कुछ आध्यात्मिकता की ओर बढ़ रहे हैं। जीवन शैली ही बदल रही है। महामारी से ग्रसित रोगियों के इलाज के लिए तरह तरह के उपाय हो रहे हैं। इस समय कोविड-19 इन्फेक्शन के समय तरह तरह के दवाइयों से इलाज हो रहा है, जिसमें एंटीवायरल, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स, इम्यूनोमोडुलेटर आदि तथा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो एंटी मलेरियल ड्रग भारत में इस्तेमाल होता है उसका भी इस्तेमाल हो रहा है। ये मैं बताना चाहूँगी कि SCQ कीमोफिलाक्सिस की तरह तो इस्तेमाल हो रहा है, पर इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, क्योंकि इसमें भीषण सर दर्द, पेट दर्द, शरीर में शुगर की कमी आदि के अलावा ये हृदय की गति को बंद कर सकता है, अतः इससे मृत्यु हो सकती है। इसलिए इसका उपयोग बिना डॉक्टर सलाह में ना किया जाए, ये मैं आप लोगों को सलाह देना चाहूँगी। इस समय प्लाज्मा थेरेपी भी चल रहा है। जो मरीज कोविड-19 के इन्फेक्शन से सही हो गए हैं, बिल्कुल ठीक हो गए हैं, उनकी प्लाज्मा को जो तीव्र गति से संक्रमित कोविड-19 के मरीज हैं जिनकी हालत ख़राब है, उनमें इन्फ्यूज़ किया जाता है ताकि उनकी बीमारी की तीव्रता को कम किया जा सके और उनका मृत्यु के मुख से बचाया जा सके। मैं इस समय वैज्ञानिकों द्वारा, मेडिकल साइंस वैज्ञानिकों द्वारा दुनिया का हर्ड इम्यूनिटी की बात हो रही है। जब दुनिया की बड़ी आबादी कोविड-19 से इन्फेक्टेड हो जाएगी तो इसके में लोगों में इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी।
पर इसमें खतरा यह है कि इतने रोगियों के लिए अस्पताल कहाँ से आएंगे, इनको मेडिकल साइंस किस तरह संभालेगा। WHO के इन्फेक्टिव डिजीज एंड प्रिवेंशन के एक्सपर्ट को भी इसमें संदेह है। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी और सेंटर फॉर डिजीज डायग्नोस्टिक इकोनॉमी एंड पॉलिसी के शोधकर्ताओं का कहना है कि भारत में तकनीक काम कर सकती है, क्योंकि भारत में युवाओं की संख्या ज़्यादा है तो उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती होने की आवश्यकता कम होगी, इसलिए हर्ड इम्यूनिटी डेवलप कर सकता है। भारत में कारागार हो सकता है, पर उन्हें बुजुर्गों से दूरी बना के रखनी होगी, क्योंकि आप सब जानते हैं कि बुजुर्गों और पुराने रोगियों को जो उम्रदार हैं या जो भीषण बीमारियों से ग्रसित हैं उनके लिए खतरनाक होगा। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए उचित आहार, न्यूट्रिएंट्स, एक्सरसाइज और सकारात्मक सोच के साथ नियमों का पालन आवश्यक है। इस तरह से कई प्रयोग चल रहे हैं, कई विचार आ रहे हैं। अभी हाल में ही सुनने में आया कि इटली में कोविड-19 से मरे लोगों के शवों को पोस्टमार्टम का मृत्यु के कारण को ढूंढा जा गया, जिसमें पाया गया कि उनके आर्टरीज धमनियों में ब्लॉक हैं, यानी उनके दिमाग, उनके हृदय, उनके अंगों में सब जगह के रक्त के प्रवाह में अवरोध आ गया। और यह भी कहा जा रहा है कि कोविड-19 या कोरोना ये वायरस नहीं है, यह एक बैक्टीरियम है। यदि यह सच है तो अभी और शोध की आवश्यकता है, और यदि यह सच निकला तो इलाज का तरीका ही पूरी तरह से बदल जाएगा। इन सब विचारों पहलुओं को सुनते हुए यह मैं कहना चाहूँगी कि हम सबों को वैक्सीन का इंतज़ार करना चाहिए। हमारे देश में, भारत में अभी लीनियर स्टेट है, जिसमें संक्रमण का दर 10 से 20% है, और अब ये बढ़कर हर 2 हफ्ते में दुगुने का दुगुना इस तरह बढ़ता चला जाएगा। भारत में की जन्मी मिशिगन में बायोस्टैटिक एंड महामारी विशेषज्ञ शोधकर्ता की डॉक्टर भमा मुखर्जी के अनुसार जुलाई अगस्त में भारत में कोरोना से ग्रसित लोग 6 लाख से 21 हो जाएंगे, लाख तक पहुंच सकते हैं। यह बहुत ही शोचनीय स्थिति है और यह मेडिकल साइंस के लिए बहुत ही चुनौती की बात है। इन सभी स्थितियों को देखते हुए आजकल डॉक्टरों ने वर्चुअल कंसल्टेशन भी शुरू कर दिया है। वर्चुअल कंसल्टेशन में मरीज डॉक्टर को वेब या मोबाइल से संपर्क करते हैं। डॉक्टर से बातचीत करने के बाद डॉक्टर उनको अपने उचित समझने पर अपने चैम्बर में बुलाएंगे, और हॉस्पिटल में भी ये विधियां शुरू हो रही हैं, जिसमें मरीजों को डॉक्टर या अस्पतालों को अपनी फीस ऑनलाइन पे करनी पड़ेगी। इस तरह से होगा तो कम से कम मरीज सब नेग्लेक्टेड ना होंगे, जो कि अभी इन दिनों बहुत हताश हो रहे थे। इस तरह के बातें आ रही हैं, और मैं यह भी कहना चाहूँगी कि जो विचार या समाधान आज आ रहे हैं वो कल बदल भी सकते हैं। WHO ने और देशों के साथ अपनी वर्चुअल सभा शुरू की, जिसमें एक संयुक्त प्रतिक्रिया पर बात हो वैक्सीन बना शीघ्र ही ग्लोबल करने की बात की गई। वैक्सीन पहले चूहों, गिनी पिग और पर प्रयोग किया जाता है, फिर बंदरों पर, जिनका इम्यून सिस्टम मनुष्यों सा होता है। USA के मडोना के वैज्ञानिक डॉक्टर इटली और इजराइल के वैक्सीन भी ट्रायल में प्रयत्नशील हैं। ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भी सफल ट्रायल का दावा कर रहा है। भारत के साइनोवैक भी रिसर्च कर रहा है और वैक्सीन बनाने के लिए वो तत्पर है। इस सब के लिए ह्यूमन ट्रायल के लिए अभी 10,000 स्त्री पुरुषों को ने स्वयं को अर्पित किया है। मानव जीवन रक्षा के लिए यह मानवता का बहुत बड़ा कदम है, बहुत बड़ा बलिदान है, और हम सबको उनके आभारी हैं। यदि यह प्रयोग सफल रहा तो इस साल के आखिरी या उससे पहले भी वैक्सीन आ जाना चाहिए, जिसका हम लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। इस तरह देखा जाए
तो अपने परिवर्तनों के साथ जूझते, लड़ते, बढ़ते मेडिकल साइंस को समर्पित डॉक्टर्स, पैरामेडिकल्स जीवन रक्षा के कर्म में लगे हुए हैं। सेवाओं के साथ क्लिनिक और ओपीडी भी खुल गए हैं और हम सबों की प्रार्थना है कि वैक्सीन ट्रायल सफल हो और जल्द से जल्द वैक्सीन आ जाए। निष्कर्ष यह है कि लॉकडाउन रहे या खुल जाए, इस समय सोशल डिस्टेंसिंग का नियमों का पालन करना अति आवश्यक है। मास्क पहनना, हाथ बार बार धोना, भीड़ ना बनाना, बेकार घर से बाहर ना जाना, यह अति आवश्यक है। यह प्रतिदिन का नियम होना चाहिए। जीवन शैली पर ध्यान दें, अपने खान पान, एक्सरसाइज, डॉक्टरी सलाहों पर ध्यान दें। इस बचाव के साथ आपकी सोच भी सकारात्मक होनी चाहिए। मैं डॉक्टर आशा गुप्ता अपने मेडिकल कलीग्स, पैरामेडिकल के साथ यह कामना करती हूँ कि आप सब सुरक्षित और सुंदर जीवन जिए। मेरी इन बातों को सुनने के लिए आप लोगों का हार्दिक धन्यवाद। सादर नमस्कार। फिर मिलेंगे।